हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 24 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण सारे का टॉपिक आपका जो है पूरा कवर किया जाएगा। स्टेटिक जीके के माध्यम से पूरा आपका जो है करंट अफेयर्स बताया जाएगा और मैपिंग के माध्यम से भी जो है पूरा दिखा करके जो है हर क्वेश्चन बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। तो कौन सा दिवस है? नेशनल कंज्यूमर राइट डे। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि आप भी एक उपभोक्ता हैं, किसी चीज का उपभोग करते होंगे जरूर। तो निश्चित रूप से दिवस जो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। तो इसी दिन जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी इस अधिनियम को। इसी तब से जो है यह दिवस है 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो जैसे उपभोक्ता आप सब जानते होंगे, आज कंज्यूमर फोरम बना हुआ है हर जगह। कोई भी आप अगर उपभोग कर रहे हैं वस्तु, तो उसमें अगर कोई खराबी है तो आप कंज्यूमर फोरम में जाकर के जो है शिकायत दर्ज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जो है पूरा ये कंज्यूमर फोरम बना हुआ है। तो आप भी एक उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये प्रत्येक वर्ष जो है यह दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज आपका याद रखना है, और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। और आपको एक चीज ये जानना है कि विश्व जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व लेवल पे। वहीं जब इसका देखेंगे तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आप कैसे इसको याद रखेंगे? आप सब जानते होंगे, अभी कल हम जो है 23 मार्च को किसान दिवस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो पढ़े हैं। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह जो है देश के पांचवें जो है पीएम थे, उनके जन्मदिन पर ये जो है मनाया गया था राष्ट्रीय किसान दिवस। तो ये याद रखना है। तो आप किसान क्या करता है? उत्पादन करता है। उत्पादन मतलब कोई फसल का उत्पादन करता है। उत्पादन करने के बाद वो उपभोग भी तो करेगा। उत्पादन करेगा तो उसके बाद उपभोग करेगा। तो उसके एक दिन बाद, उत्पादन करने के एक दिन बाद उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको इस तरह से याद करना है। तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विकल्प में है बी रामा सुब्रमण्यम को, अरुण कुमार मिश्रा को, बी गवई को, रविंद्रन कुमेरियन को। तो आपको सही उत्तर लगाना है। सही उत्तर इसका है बी रामा सुब्रमण्यम। तो याद रखना है, इनको जो है बनाया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व न्यायाधीश थे। इनको बनाया गया, वो भी किनके स्थान पे? जो जून 2024 से अरुण कुमार मिश्रा जो थे जून 2024 तक। लेकिन इनका स्थान जो है जो जून 2024 से रिक्त था, तो ये इनको जो है किसको बनाया गया है? बी रामा सुब्रमण्यम को। आपको ये भी याद रखना है कि जो है ये अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। बस इतना ही याद रखना। ये अरुण कुमार मिश्रा भी सुप्रीम कोर्ट के जो है जज थे। तो बी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया गया है इनको। इनका पद जो है जून 2024 से रिक्त था, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। तो आपको बता दिए कौन था उसके स्थान पे? तो अरुण कुमार मिश्रा उनके स्थान पे थे। और जब से वो रिक्त हुए हैं तब से पद खाली था। तो इनका ये इमेज है, इनको देख लीजिए। इनको आपको याद रखना है। ये जो है कब तक के लिए नियुक्त किए गए हैं? या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष। अब ये कंफर्म नहीं है अभी कि कितने वर्ष के लिए इनका नियुक्ति हुआ है। तो इनके बारे में डिटेल्स देखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, इसका जो है थीम है सर्वे भवन्ति सुखिनः। देखिएगा इसका डिटेल्स है। इसके प्रथम अध्यक्ष अगर देखेंगे, फर्स्ट चेयरमैन, तो कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। मिश्रा जो भी के लिए देखिएगा, रंगनाथ मिश्र। अब इसको याद कैसे करेंगे रंगनाथ मिश्र? तो देखिएगा, कोई भी व्यक्ति होता है जैसे किसी को गोली मार देना, तो उसके मानवाधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? किसी को जो है परेशान करना, तो ये क्या होता है? मानवाधिकार होता है। तो जो भी रंगदारी करता था, रंगदारी आप जानते होंगे गांव की भाषा होता है। रंगदारी मतलब जो है बदमाशी या थोड़ा सा गुंडई जो है उस तरह से भाषा होता है।
तो जो भी रंगनारी करता था रंगनाथ मिश्रा उसको आकर के जो है उसके मानवाधिकार का क्लास लगाते थे। तो याद रखना इसी तरह से रंगनाथ मिश्रा कौन बने थे, ये पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये भी याद रखना है। ये कब, इसका गठन कब हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था 1993 में। तो उसी के तहत जो है इसका स्थापना 12 जून है, ऐसे कुछ है डेट, हम एग्जैक्ट नहीं याद है, देखिएगा इसको छोड़ दीजिए। 1993 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। तो 1993 में इसका जो है स्थापना हुआ था, तो याद रखना है इसको। ये और इसका कार्यकाल कितना होता है इनका, जो कोई अध्यक्ष बन गया या उपाध्यक्ष बन गया तो इनका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल ये 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। अब इसका क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप जो है 67 वर्ष पे नियुक्त हुए, तब तो आप जो पूरा 70 वर्ष तक कार्य करेंगे, यानी 3 वर्ष रहेंगे। लेकिन अगर आप 69 वर्ष पे अगर यहाँ नियुक्त हुए तो आप कितने वर्ष पे करेंगे, तब भी आपको 70 वर्ष मैक्सिमम रिटायर होना है, तब आपको 70 तक पहुंचने में 1 वर्ष आप काम कर पाएंगे। तो ये होता है इसका मतलब कि जो है कौन कितना देर तक जो है काम करेगा। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष तक जो है इसमें वो किया गया कार्यकाल का वो वर्णन। लेकिन अब इनका जो है नियुक्ति देखिए कितने समय के लिए हुआ है। दूसरी नंबर कि ये जो है यहाँ इनकी नियुक्ति जो है 2019 में एक एक्ट आया था, ये पहले 5 वर्ष था, अब इसको घटा करके जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है। तो 2019 वाला एक्ट भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अध्यक्ष या सदस्य जो होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जो है या तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या तो रिटायर्ड जज होते हैं, मतलब दोनों में से कोई होता है। रिटायर्ड जो है या तो जज होता है या तो मुख्य न्यायाधीश होता है रिटायर। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य जो है होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 1 + 4 = 5। तो ये सब चीजें इसके बारे में हम पूरा आपको डिटेल्स बता दिए। देखिएगा क्वेश्चन इसी तरह से पढ़ा करिए, मतलब किसी भी एंगल से पूछे तो आपको जो है मतलब आप उस एंगल से जो है उसको कवर कर सकते हैं। अब ये तो मान लीजिए इनकी नियुक्ति हुई, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ये ना पूछे कि इनकी नियुक्ति हुई है। मान लीजिए कि इनका कोर्ट में विकल्प दे दिए कि हाँ इनकी नियुक्ति हुई है, सही है ये, लेकिन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनके कार्यकाल जो 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। तो आपको ये भी तो याद रखना है कि 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। पहले अध्यक्ष पूछा जा सकता है कौन थे, कब आया था एक्ट, ये पूछा जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले अंडर-19 महिला T20 एशिया कप जो है किस देश ने जीता है। तो देखिएगा इसका पहला संस्करण था, जो अंडर-19 महिला T20 हो रहा था एशिया कप का, वो पहली बार इसको आयोजित किया गया था। तो याद रखना है आपको इसका कौन जीता है। तो विकल्प में मलेशिया, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। सही उत्तर आपका रहेगा अपना प्यारा देश भारत ने जो है इस T20 एशिया कप को जो है जीता है, अंडर-19 वाले को। इसका जो है भारत जो है बांग्लादेश को हरा करके, बांग्लादेश होता है वैसे, बांग्लादेश को हरा करके इस खिताब को जो है जीता है। आयोजन इसका देखेंगे तो कुआलालंपुर हुआ था, जिसमें मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा मलेशिया ये है आपका मैप में, इसकी राजधानी जो है ये मलेशिया इधर भी रहता है इधर भी रहता है थोड़ा सा, तो ये कुआलालंपुर इसकी जो है राजधानी है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो सेशन अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों तक जो है शेयर करिएगा इसको स्टडी ग्रुप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को संपूर्ण देश में जो है पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए जो है लांत्री के लिए लात्री मॉडल पर जो है एक व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है। तो पिपलांत्री जो है गांव किस राज्य में स्थित है, ये चर्चा में था पिपलांत्री गांव। तो विकल्प में है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा राजस्थान में, ये जो है राजस्थान का ये गांव है पिपलांत्री। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक व्यापक स्तर पे जो है एक दिशा निर्देश जो है नीति बनाना चाहिए और दिशा निर्देश देना चाहिए इस मामले में। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिएगा राजस्थान में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जो है राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री मॉडल से जो है प्रेरित था। तो ये कहाँ है, राजसमंद जिला जो है राजस्थान में है। पवित्र उपवन के बारे में वर्णन किया गया है, सेक्रेड ग्रोव्स जिसे कहते हैं। तो इसको पहले जानना जरूरी है। आप सब जानते हैं पवित्र क्या होता है।
पवित्र कोई स्थान हो सकता है, कोई वन हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई जो है मंदिर हो सकता है, तो ये पवित्र होते हैं। पवित्र इस उपवन क्या होता है, तो इसको देखिएगा, पेड़ों के समूह होते हैं जिन्हें जो है स्थानीय समुदाय जो है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण जो है संरक्षित करते हैं। तो ये आपको पता चल गया, जो वहां के स्थानीय लोकल लेवल पे जो कम्युनिटी होता है, समुदाय होता है, वह अपना कल्चरल और जो है आध्यात्मिक महत्व के कारण से उसको संरक्षित करता है। इन उपवनों को जो भगवान के स्थान पर मानते हैं। जैसे आप देखे होंगे कई सारे पेड़ को जो है वहां कुछ मंदिर वगैरह रख करके या कुछ लाल पट्टी वगैरह उसमें पेड़ में बांध करके उसकी पूजा की जाती है। तो आप इस बारे में जो है परिचित होंगे। तो इस तरह से जो है उसको संरक्षित किया जाता है कि ये जैसे उसमें जब आप देखते होंगे मान्यता है हमारे यहाँ देश में कि मतलब जो है उसको उसमें अगर कोई पूजा या पूजा से संबंधित कुछ लगा दिया गया तो उसको कोई काटता नहीं है। अगर पेड़ का संरक्षण इसी तरह से भी किया जा सकता तो अच्छी बात है भाई। तो वो जो है इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे जो आप सबक लेकर के इससे जो है इसको सीख करके पूरे देश में इस तरह से कोई गाइडलाइन लाइए, दिशा निर्देश लाइए और नीति बनाइए। तो देखिएगा अलग अलग क्षेत्र में भी पवित्र उपवन को जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए झारखंड में सरना कहा जाता है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है अलग अलग क्षेत्रों में पवित्र उपवन का जो है नाम क्या है। तो सरना जो है झारखंड में, देवगुड़ी जो है छत्तीसगढ़ में इसको कहा जाता है, और ओरड़ जो है ये राजस्थान में कहा जाता है। आप सब जानते होंगे राजस्थान में जो हिरण मारने की घटना थी, किसके ऊपर आरोप लगा था? सलमान खान के ऊपर लगा था। तो ये इसके कारण से जो है वहां का जो समुदाय था, बिश्नोई समुदाय, आप सब जानते होंगे लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन वो जेल से कह रहा है कि मतलब किसको मारने, सलमान खान को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है हिरण को जो है मार दिया था, ऐसा आरोप है। हम नहीं कह रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहिए कि हम सलमान खान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा आरोप है, उनके ऊपर केस इस तरह से चला। तो सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई और उसके समुदाय के पूरे लोग जो है उसका जो है विरोध करते हैं। अब इसका विरोध क्यों करते हैं? जो बिश्नोई समाज है वो जो है हिरण को अपना जो है एक बेटा मानता है। अब कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि वहां की जो महिलाएं हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मतलब हम न्यूज में सुने, ऐसा पढ़े हैं कि वहां की जो महिलाएं हैं एक दूध अपने बच्चे को पिलाती हैं और एक दूध जो अपने इस हिरण को पिलाती हैं। तो इतना मान्यता है हिरण को लेकर के। तो उस तरह इस कारण से जो है लॉरेंस बिश्नोई जो है सलमान खान के पीछे जो है इस तरह से पड़ा है कि उनको जो है मार दिया जाएगा। अभी सलमान खान के करीबी जो महाराष्ट्र में मारे गए थे, तो उसी का ये लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का ही जो है व्यक्ति ने उन्हें मारा था, जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल वो थे, लीडर थे। तो याद रखना है आपको, ये पवित्र उपवन जो है इस तरह से मतलब राजस्थान में जा लीजिएगा, मान्यताएं जो है इस तरह से बहुत अच्छी हैं। तो बिश्नोई समाज जो है, इस बिश्नोई समाज के बारे में भी आप सुने होंगे, तो निश्चित रूप से इसको आप याद रखिएगा। तो अब इसको पिपलांत्री मॉडल को आप समझिए। पिपलांत्री मॉडल क्या होता है? इस मॉडल में बताया गया है कि किस प्रकार जो है पर्यावरण संरक्षण को और लैंगिक समानता और आर्थिक विकास जो है मिलकर समुदाय में जो है बदलाव ला सकते हैं। तो सब चीज मिल करके इंटीग्रेट होकर के जो है समुदाय में बदलाव ला सकते हैं। तो इस मॉडल पे ही जो इसीलिए कार्य करने के लिए कहा गया। जैसे अभी गांव के सरपंच होते हैं, वहां गांव के सरपंच ने ये नियम निकाला है कि अगर कोई भी बालिका जो जन्म लेती है तो उसके जन्म पर जो है 111 वृक्ष जो है लगाने की पहल शुरू की गई है। तो इस तरह से जो है महत्वपूर्ण होता है। अगर मान लीजिए बालिका कहीं जन्म ली, 111 वृक्ष लगा दिए, तो मान लीजिए 100 बालिका कहीं जन्म ली, तो सोच लीजिए कितना जो है वृक्ष उस गांव के या उस समुदाय में लग गया। तो इस तरह से मान्यता है, अगर कोई अच्छे काम के लिए कोई मान्यता है तो उसको निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए, हमारा जहां तक अपना मानना है। अगर कोई जो ट्रेडिशन है कि हाँ वो जो है गलत चीज के लिए माना जा रहा है तो उसको मत मानिए, लेकिन कोई अच्छी चीज है उसको मानने से अगर आपको फायदा हो रहा है, आपके समाज को फायदा हो रहा है, देश को फायदा हो रहा है, पर्यावरण को फायदा हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसे मानना चाहिए, जहां तक हमारा मानना है। तो ये देखिएगा पवित्र उपवन है, जैसे आपको कहने लाल झंडे वो लगा दिया गया और वहां जो है इसकी मान्यता हो गई कि ये जो है यहाँ भगवान है। तो ये देखिएगा इस तरह से वहां पूजा की जाती है। अब इस पेड़ को कोई काटेगा नहीं, तो ये पूरा जो जंगल होगा ना, इस जंगल में जो है मान्यता हो जाएगी कि हाँ मतलब ये जो है पवित्र उपवन है, इसे काटना नहीं है। इस तरह से कुछ देखिएगा पवित्र उपवन होते हैं। तो याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिएगा 18वें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के जो है अनुसार किस राज्य में जो है राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से
सर्वाधिक वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है। तो सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वनावरण है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होता है, इसको आपको याद रखना है। तो देखिएगा इसका डिटेल्स है कि क्यों जो है ये महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है। तो जारी कौन किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव। आप जानते होंगे भूपेंद्र यादव ने जो है देहरादून में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो उनका हेडक्वार्टर है वहां से इसको जो है रिलीज किया है डाटा को। ये डाटा जो है द्विवार्षिक आधार पर 1987 से जो है प्रत्येक दो वर्षों में जो है रिलीज किया जाता है द्विवार्षिक आधार पर। इसको जो है पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव ने रिलीज किया है। नोट देखिएगा, वन क्षेत्र क्या होता है, इसमें दो चीजें आपको बताएगा, एक वन क्षेत्र और एक जो है आपका वृक्ष क्षेत्र। तो वन क्षेत्र के बारे में देखिएगा, जो भूमि 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हो और जिसमें जो है 10% से अधिक वृक्ष जो है आवरण घनत्व यानी कैनोपी डेंसिटी हो, उसे जो है वन क्षेत्र कहते हैं। तो 10% से अधिक जो है वृक्ष का आवरण होना चाहिए, कैनोपी होना चाहिए, और 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वो फैला होना चाहिए। वही वृक्ष क्षेत्र आप कहेंगे, ट्री कवर जिसे कहेंगे, तो उन छोटे छोटे क्षेत्रों को कहते हैं जहां जो है वृक्षारोपण यानी ट्री प्लांटेशन जो है 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पर जो है किया जाता है। तो ये आपको वृक्ष और वन जो है वनाच्छादन क्षेत्र में जो है आपको अंतर जानना है। तो देखिएगा टोटल जो है एरिया जो है उसका 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में जो है वन क्षेत्र फैला हुआ है। टोटल जो है वृक्षा दोनों मिला करके, वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र दोनों मिला करके। और परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 25.17% जो है ये फैला हुआ है। तो आपको ये डाटा जो है निश्चित रूप से ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण, और कई बार ये डायरेक्ट पूरा डाटा इसे आपको याद रखना 25.17। तो इस तरह से डाटा आपको पूरा याद होना चाहिए, डायरेक्ट डाटा उठा के दे देता है। और वन क्षेत्र देखेंगे जिसे फॉरेस्ट कवर कह रहे हैं, तो फॉरेस्ट कवर 7,15,347 जो है वर्ग किलोमीटर है, 21.76% क्षेत्र पर। और वहीं वृक्षारोपण देखेंगे, तो ये ट्री कवर जैसे कहते हैं, तो एक जो है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, 3.41% क्षेत्र पर। अगर देखेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना करेंगे अगर 2021 से, तो 1445 वर्ग किलोमीटर में जो है इसका बढ़ोतरी हुआ है इस वन क्षेत्र का। तो आपको ये भी याद रखना है कितना बढ़ोतरी हुआ, ये भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो शीर्ष वन क्षेत्र अगर देखेंगे जहां जो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है वन क्षेत्र, और उसके बाद से आपका अरुणाचल प्रदेश जो है क्षेत्रफल में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में उसके बाद है। ये तीनों आपको डाटा याद रखना है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल के अनुसार वन पाया जाता है। शीर्ष वन क्षेत्र देखेंगे तो परसेंटेज में, तो ये आपका आएगा मतलब राज्य के साथ प्रदेश आपको मिला दिया जाए, तो लक्षद्वीप में जो है सबसे ज्यादा जो है 91.33% जो है आपका वन पाया जाता है। वहीं मिजोरम में देखेंगे तो 85.34% जो है वन पाया जाता है क्षेत्रफल के अनुसार, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 81.62% पाया जाता है। तो ये भी आपको दोनों डाटा याद रखना है, चाहे आपसे क्षेत्रफल में पूछे चाहे आपका परसेंटेज में पूछे। और मैंग्रोव क्षेत्र क्या होता है, जो मैंग्रोव के बारे में हम आपको जल्द ही किसी लेक्चर में पूरा डिटेल्स बता देंगे। मैंग्रोव क्षेत्र जो है जो तट पे उगने वाले वृक्ष होते हैं उसे मैंग्रोव कहते हैं। तो 4,992 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र में फैला है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव आपका पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद गुजरात में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, हाल ही में युद्धपोत जो है INS नीलगिरी और INS सूरत भारतीय सेना में शामिल हुआ है। इसका निर्माण जो है किसने किया है, तो इसका निर्माण आपको बताना है किसने किया है। तो विकल्प आप देखिएगा, विकल्प देख करके जो है आप बताइए। सही उत्तर आपका रहेगा मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसका इमेज है, देखिएगा ये फ्रिगेट है, मझगांव डाक शिप यार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित किया गया है, ये इसका इमेज है दोनों का। तो ये आपको याद रखना है कि कौन किया, डायरेक्ट यही आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का जो है आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा अपने देश भारत में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स क्यों किया जाएगा भारत में, अब आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं।
क्योंकि 2024 का जो आयोजन था वहां लीमा पेरू में हुआ, पेरू की राजधानी लीमा में हुआ। वहां भारत ने जो कुल 24 पदक टोटल 24 पदक जीत करके तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। तो जब भारत पहला स्थान प्राप्त किया तो कहा गया कि जो है भारत में इसका आयोजन होना चाहिए। तो सितंबर अक्टूबर 2025 में भारत में आयोजन होगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका आयोजन करेगा। राइफल्स हो गया, पिस्टल हो गया, शॉट गन हो गया, इस प्रतियोगिता में जो है आयोजित किया जाएगा। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका आयोजन कर रहा, तो इसका स्थापना कब हुआ था ये भी जानना जरूरी है। तो 1907 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जर्मनी के म्यूनिख में है। आपको याद रखना, आपसे ये म्यूनिख आपका पूछा जा सकता है कहाँ है, तो म्यूनिख आपका जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दी अनयील्डिंग जज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा गौरी ग्रोवर द्वारा जो है इसको लिखा गया है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, गौरी ग्रोवर। तो इनका फुल नाम जो है ये है, देखिएगा, द अनयील्डिंग जज, द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर। तो इस गौरी ग्रोवर द्वारा इसको जो है लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो सही उत्तर आपका रहेगा 39वां रैंक भारत का था। ये आपको इसलिए देखिएगा 49वां, ये 49वां दूसरे में रैंक था, दूसरे उसमें रैंकिंग में 49वां रैंक था भारत का। तो ये आपको याद रखना, 49वां रैंक था। जारी करता है इसको पोर्टोलन्स इंस्टीट्यूट करता है। अभी आपसे ऐसे ही पूछा है कि जो है पीसीएस यूपीपीसी 2024 में पूछा था कि जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कौन रिलीज करता है। तो ये इसी तरह से जो है, इसीलिए आपको पूरा ये बताया जाता है कि कौन इसको रिलीज करता है। तो भारत जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा 11 स्थान सुधार करके जो है 49वें स्थान पर पाया, यानी पिछले वर्ष 60 स्थान पे था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स देखेंगे तो शासन क्या है, नागरिक जुड़ाव क्या है, नागरिक जुड़ाव और प्रभाव में जो है प्रौद्योगिकी के उपयोग के आधार पर जो है देशों का मूल्यांकन किया जाता है, रैंकिंग दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की रैंकिंग देखेंगे तो 2000 स्कोर देखेंगे तो 2023 में 49.93 से बढ़ करके 24 में 53.63 हो गया है। तो जो प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति को जो है दर्शाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आज तक यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों तक जो है इसको शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई